नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिल्ली के विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर यूपीएससी के सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में हम लोग दृष्टि आईएएस संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे और ध्येय आईएएस और संस्कृति आईएएस और इसके साथ विजन आईएएस के भी चल रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, जहां से आपको सभी संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व मिल जाएंगे और इसके साथ ही आपको इनका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो आज इसी सीरीज़ में हम लोग देखते हैं दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 19। पहला क्वेश्चन क्या है, इसे समझते हैं। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल ITTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संधि पर वार्ता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के तत्वाधान में की गई थी। इसका मुख्यालय ओसाका जापान में है। भारत इसका सदस्य नहीं है। तो यदि हम बात करें ITTO इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल एक अंतर सरकारी संगठन है जो उष्णकटिबंधीय वनों के धारणीय प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देता है। ठीक है। इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के तत्वाधान में की गई थी। ठीक है। UNEP के अंतर्गत नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत की गई थी। ठीक है। UNEP के अंतर्गत नहीं की गई थी 1983 में। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मुख्यालय अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो जापान के ओसाका में नहीं बल्कि योकोहामा में है। कहाँ पर है? योकोहामा में। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। भारत इसका सदस्य नहीं। भारत सहित 75 देश इसके क्या हैं, सदस्य हैं। यानी यह भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में आते हैं केवल 1 सही, 2 सही, 3 सही या कोई भी नहीं। तो तीनों गलत हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? बाघों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय बाघ गणना हर वर्ष 4 वर्ष में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा की जाती है। असम में औरंग टाइगर रिजर्व कोर एरिया का आधार पर सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। नवीनतम बाघ आंक गणना के अनुसार भारत में 3000 से अधिक बाघ हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो राष्ट्रीय बाघ गणना हर 4 वर्ष में राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण के द्वारा होती है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। असम के औरंग टाइगर रिजर्व कोर एरिया के आधार पर सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, ये भी क्या है, सही है। नवीनतम बाघ के अनुसार, गणना के अनुसार भारत में यदि हम बात करें तो इनकी संख्या में 33% वृद्धि हुई है और इनकी संख्या जो हो गई है वो 3000 से अधिक हो गई है। ये भी बातें बिल्कुल सही हैं, मतलब तीनों बातें यहाँ पर सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है? ऑपरेशन सेव कुरमा, थंडरबर्ड, लेस्नो, बिरबिल, सॉफ्ट गोल्ड उपरोक्त में से कितने वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB द्वारा संचालित हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4 और सभी 5। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो WCC यानी वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, इसके ये 5 बातें बिल्कुल सही हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, डी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय बांस मिशन के कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है? ए
पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, परिवर्तन मंत्रालय, बी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डी सहकारिता मंत्रालय। तो राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में यदि हम बात करें तो 2018-19 के दौरान इसे कृषि और कल्याण मंत्रालय के अधीन किया गया है। ठीक है, नोडल एजेंसी कौन है मित्रों? कृषि कल्याण, किसान कल्याण मंत्रालय है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? इसे देखते हैं हम लोग। हिमालय वुल्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में IUCN द्वारा पहली बार हिमालयन वुल्फ का आकलन किया गया। 2 वन क्षेत्रों में ये केवल भारत में ही पाए जाते हैं। 3 इन्हें IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से पहला कथन क्या है? हिमालयन वुल्फ के बारे में यदि हम बात करें, जैसे कैनिस व्यूपर्स चौको हिमालय में पाया जाने वाला प्रमुख ल्यूपिन शिकारी है, जिसका आकलन पहली बार इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा किया गया है। इसे अपनी रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है। हिमालयन वुल्फ एक रहस्यमय ल्यूपीरियन शिकारी है जो हिमालय के ऊंचे शिखरों में पाया जाता है। ठीक है, ये भारत के अलावा चीन, भूटान और नेपाल में भी पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यह है वन्य क्षेत्र केवल भारत में नहीं, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये चीन, नेपाल, भूटान में भी पाया जाता है, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, IUCN एक रेड लिस्ट में लुप्त प्राय पद्धति पर है, तो ये अगर हम बात करें लुप्त प्राय नहीं, इसकी स्थिति सुभेद्य है। कैसी है? सुभेद्य है। कैसी है मित्रों? सुभेद्य है, यानी ये भी आपका क्या है? सही नहीं है। पहली बार आकलन किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है मित्रों। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? केवल एक स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? हाल ही में जन समाचारों में देखे गए मंडवा और झंगोरा हैं। ए पारंपरिक भारतीय नृत्य विधाएं, बी पक्षियों की लुप्त प्रजातियां, सी भारत में प्रसिद्ध नदियां और डी मिलेट्स प्रजातियां। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में जन समाचारों में देखे गए मंडवा और झंगोरा हैं पारंपरिक भारतीय नृत्य विधाएं, पक्षियों की लुप्त प्रजातियां या भारत में प्रसिद्ध नदियां। तो अगर हम यहाँ पे बात करें मंडवा और झंगोरा उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं में उगाई जाने वाली रागी हैं, जो राज्य के कई हिस्सों में मुख्य आहार हैं और इन्हें क्या मिला है? GI टैग मिला है। क्या मिला है इन लोगों को? GI टैग मिला है। तो क्या है ये? मिलेट्स हैं। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है 7? देखते हैं 7 में। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुसूची शामिल विषय: अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। तो क्या है? अनुसूची 1 उच्चतम स्तर की सुरक्षा वाली प्राणी प्रजातियां, अनुसंकट में प्राणी प्रजातियां जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। अनुसूची 3 में है साइट्स के तहत अनुसूचित परिदृश्य। ठीक है, और अनुसूची 4 में है संरक्षित पादप प्रजातियां। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कौन सा इसमें सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों जो अनुसूची फर्स्ट है तो उसमें क्या बोला जा रहा है? उसमें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रणाली प्रजातियां हैं, सही है। अनुसूची 2 संकट में प्रणाली प्रजातियां हैं, ये भी सही है। अनुसूची 3 की अगर हम बात करें तो इसमें संरक्षित पादप प्रजातियां हैं। क्या हैं?
पादप प्रजातियां ये यहाँ पर हैं। और अनुसूची 4 में अगर हम बात करें तो CITES हैं, यानी ये दोनों सही सुमेलित नहीं थे। तो यहाँ पर कितने सही सुमेलित हैं? 2 युग्म सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कायांतरण की जैविक परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस परिघटना में प्रजाति के वयस्क जीव भोजन और अन्य संसाधनों के लिए किशोरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रजाति के अधिक सदस्य यौन परिपक्वता तक जीवित रह सकते हैं। सी, मेढक में तितलियां अपने जीवन काल में कायांतरण का अनुभव करते हैं। यह जीव वयस्क बनने पर संपूर्ण शारीरिक रूपरेखा में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? परिघटना प्रजाति में वयस्क जीव भोजन और अन्य संसाधनों के लिए किशोरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, ये निहायत ही गलत है, क्योंकि कायांतरण में आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कायांतरण में आमतौर पर एक विकासात्मक चरण से दूसरे चरण में परिवर्तन शामिल है और इस प्रक्रिया के दौरान संसाधनों के लिए वयस्कों एवं किशोरों पर आमतौर पर कोई सीधी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। एक पुष्प को मधुमक्खी द्वारा परागित किया जाता है, जबकि बदले में यह कीट को मकरंद प्रदान करती है। उपरोक्त पंक्ति में निम्नलिखित में से किस जैविक पारस्परिक क्रिया का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए सह उपकारिता, ऑप्शन बी परिजीवता और ऑप्शन सी सहभोजता और डी स्पर्धा। यदि हम स्पर्धा के बारे में बात करें तो ये कंपटीशन को रिप्रेजेंट करती है। सहभोजता के बारे में बात करें यानी एक जीव के साथ दूसरे जीव को भी भोजन मिले, उसे सहभोजता में जाएंगे। परिजीवता के बारे में बात करें तो एक जो जीव है वो दूसरे पर जीवित रहे, इसलिए कहा जाता है परिजीवता। पर सह उपकारिता की बात करें कि बिना किसी को कष्ट पहुंचाए अपने और सहायता ही करे एक तरह से। ठीक है, तो मधुमक्खी क्या करती है? सह उपकारिता ही करती है पुष्प के साथ। ठीक है, परागण करने में मदद करती है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। माइकोरिजल एसोसिएशन से प्रत्यक्ष रूप से एक पौधे को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ मिलता है? प्रकाश संश्लेषण क्षमता में वृद्धि, मृदा के पोषण तत्वों और जल तक पहुंच में वृद्धि, हानिकारक पशु गतिविधियों का प्रतिरोध, पर्यावरणीय तनाव के प्रति बेहतर सहनशीलता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सबसे सटीक और सही होगी? माइकोरिजल एसोसिएशन के प्रत्यक्ष रूप से अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रकाश संश्लेषण क्षमता में वृद्धि, मृदा के पोषक तत्वों और जल तक पहुँच में वृद्धि, हानिकारक पशु गतिविधियों का प्रतिरोध। तो यहाँ पर जो सबसे सही होगा वो होगा मृदा के पोषक तत्वों और जल तक पहुँच में वृद्धि। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, उसे समझते हैं। कीट भक्षी पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पादप मुख्य रूप से सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस की कमी वाली मृदा में उगते हैं। ये बात क्या है? बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही नहीं है। ये पादप शुष्क और ठंडे सदाबहार वनों में उगते हैं। तो कीट भक्षी पौधों के बारे में बात करें तो ये आर्द्र क्षेत्रों यानी पर्याप्त धूप और आर्द्रता में उगते हैं और इनमें पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस की नहीं नाइट्रोजन की कमी होती है। ये बात क्या है? निहायत ही गलत है। शुष्क और ठंडे में नहीं, आर्द्र और तेज धूप वाले क्षेत्रों में, पर्याप्त धूप वाले क्षेत्रों में उगते हैं। दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों गलत हो जाएंगे। यानी आप समझ सकते हैं दोनों गलत हैं। नाइट्रोजन का कमी को पूरा करने के कारण ही ये पोषक तत्वों को अवशोषित कर कीट भक्षी बन जाते हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या है? पादप संवहनीय तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लोएम पौधों के हार्मोन में और mRNA का विसरण करता है। ठीक है, क्या करता है? mRNA का
विसरण करता है। प्रसारण से उत्पन्न स्फीति दाब फ्लोएम ऊतक में रस का प्रवाह को शक्ति प्रदान करता है। 3 परिपक्व फ्लोएम एक मृतक ऊतक होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी ये बताना है। तो यदि हम यहाँ पर देखें फ्लोएम का क्या काम है, क्या है, फ्लोएम पौधों में एम हार्मोन आरएनए का विसरण करता है। तो फ्लोएम एक द्विदिशात्मक है जो एम आरएनए का क्या करता है एम आरएनए का फ्लोएम शर्करा एमिनो एसिड पादप हार्मोन जैसे कार्बनिक अणुओं का विसरण करता है, यानी एमआरएनए का विसरण करता है। बिल्कुल सही है। परासरण से उत्पन्न स्फीति दाब फ्लोएम ऊतक से रस का प्रवाह शक्ति प्रदान करते हैं, ये भी सही है। परिपक्व फ्लोएम एक मृत ऊतक है, ये बात बिल्कुल गलत है, मृत ऊतक नहीं है, यानी 2 सही हैं 3 गलत, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है 13 उसे समझते हैं। मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फुसफुसरीय सिरा फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक ले जाता है। ठीक है, फुसफुसीय धमनी हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। ये दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हो जाएंगी। ट्राइक्सपेड वाल्व बाएं आलिंद और बाएं निले में बीच में होता है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें ट्राइक्सपेड वाल्व जो है वो दाएं आलिंद और दाएं निले के बीच में स्थित होता है। किस में स्थित होता है, दाएं आलिंद और दाएं निले के बीच में, यानी ये बात आपकी गलत है और पहली दूसरी सही है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जीवों में जीवन संदीप्त से जुड़ा है। ए लाइपेज से, लूसीफेरेज से, पेरोक्सीडेज से, राइबोन्यूक्लिस से। तो ये अगर हम बात करें किससे जुड़ा है, ये मित्रों जुड़ा हुआ है लूसीफेरेज से। ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कवक, एजोला, साइकस, लेग्यूम उपरोक्त में से कितने एक विशेष संबंध को दर्शाते हैं जिसे सहजीवता कहा जाता है और परिणाम स्वरूप सहजीवी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। केवल एक का, केवल 2 का, सभी का या केवल 3 का। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो संबंध है सहजीवता का ये चारों का है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है 16, पौधों के निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार करिए और खीरा, नारियल, सेब और पालक उपरोक्त में से कितने एक लिंगी श्रेयी पौधे हैं। तो एक लिंगी श्रेयी के बारे में यदि हम बात करें, यदि पौधा एक लिंगी होता है तो नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों में दिखाई देते हैं। उभय लिंगी के बारे में यदि हम बात करें तो वह आपके अलग अलग एक ही पौधे में नर और मादा होते हैं। तो यहाँ पर एक लिंगी के अगर हम बारे में बात करें तो आपका जो पौधा है, जो एक लिंगी पौधा है, तो वो हैं आपके पालक, आपके कीवी, आपके सतवार और आपके पपीता। तो यहाँ पर आप देखोगे कौन सा एक लिंगी है इनमें, तो पालक जो है आपका वो एक लिंगी है, बाकी उभयलिंगी हैं, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या है, एप्सिक अम्ल, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन किससे जुड़े हैं। पशुओं के शरीर से निकलने वाले एंजाइम से, प्राकृतिक रूप से पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन से, कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरक से, बुखार और सर्दी के उपचार के लिए पशुओं को दी जाने वाली दवा से। तो यहाँ पर यदि हम बात करें एप्सिक अम्ल, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन जो हैं वो प्राकृतिक रूप से पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन से जुड़े हैं, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18।
विषाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक विषाणु मेजबान कोशिका के बिना अपने आप ही प्राकृतिक बना रहता है, प्रतिकृति बना रहता है। विषाणु जीवाणु को संक्रमित कर देता है, कर सकते हैं। विषाणु में आरएनए और डीएनए मौजूद नहीं होते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, एक विषाणु मेजबान कोशिका से बना होता है, अपने आप ही प्रतिकृति बना सकता है। तो जीवाणु के बारे में यदि हम बात करें तो वो तो ऐसा कर सकता है, ठीक है। एक विषाणु मेजबान कोशिका के बिना अपने आप ठीक है, देखो जरा, एक जो ये चल रहा है, एक विषाणु मेजबान कोशिका के बना रहता है लेकिन वो अपने आप प्रतिकृति नहीं बना सकता। ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। विषाणु जीवाणु को संक्रमित कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। विषाणु जो हैं, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु को जीवाणु भोजी कहा जाता है। वे अपने आनुवांशिक सामग्री में जीवाणु को क्षेपित करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। विषाणु में आरएनए और डीएनए मौजूद रहते नहीं। विषाणु में आरएनए डीएनए मौजूद रहता है, क्योंकि आप अभी कोरोना वायरस में भी देख रहे होंगे कि बार बार उसके डीएनए में चेंज होकर वायरस आ रहा था। यानी कौन सा सही है? केवल एक सही है, और एक के लिए ऑप्शन कौन सा से दिया गया है? ए ऑप्शन हमें दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कह रहा है 19, उसे समझते हैं। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? नीति आयोग। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन सी कह रहा है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। और ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट के अगर हम बात करें तो ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो की जाती है वाणिज्य यानी कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। और LEADS 2023 की में जो रिपोर्ट आई है वो कौन सी रिपोर्ट है? 5वां संस्करण है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है 20? भारतीय भूवैज्ञानिकों सर्वेक्षण यानी GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संदर्भ में भारत कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी NGDR पोर्टल GIC के नेतृत्व में संचालित है। GSI की स्थापना आरंभ में रेलवे के लिए कोयला खोजने की प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो देहरादून है। तो यहाँ पर बताना है कौन सी बातें सही हैं, ठीक है, कौन सी बातें सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो बोला है नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल GSI नेतृत्व संचालित करता है, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण DSI और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फोर्टिक्स के नेतृत्व में NGDR की पहल की गई है। तो ये कथन बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। GSI की स्थापना रेलवे में कोयला के लिए 1851 में की गई थी। कब की गई थी? 1851 में। ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगर हम तीसरे कथन के बारे में बात करें कि इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, तो यहाँ पर यही बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में है, यानी ये गलत, दो सही। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अराजक पूंजीवाद के राजनीतिक दर्शन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? लोक केंद्रीकृत राज्य तंत्र की अनुपस्थिति में स्थानीय कानून और व्यवस्था का संचालन करते हैं। ऑप्शन बी कानून व्यवस्था का प्रबंधन स्थानीय वॉरलॉर्ड्स द्वारा किया जाता है।
सी, जबकि केंद्रीकृत राज्य विदेशी मामलों का प्रबंधन करता है। सी, मुक्त बाजार में निजी कंपनियां कानून और व्यवस्था का प्रबंधन करती हैं, जबकि राज्य उन्मूलित होता है। निजी कंपनियां शासन को राजनीतिक वित्तीय समर्थन के बदले में राज्य से भारी रियायतें लेती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही होगी, तो यहाँ पर अराजक पूंजीवाद, मुक्त बाजार में निजी कंपनियां कानून और व्यवस्था का प्रबंधन करती हैं, यही आपका क्या है, अराजक पूंजीवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। हाल ही में समाचारों में रहा डिंकी नेस और सेलम निम्नलिखित में किसको संदर्भित करता है? डिंकी नेस और सेलम जो है किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है, क्षुद्र ग्रह और उसका उपग्रह, विशाल गैसीय ग्रह और उसका उपग्रह, विशाल तारा और उसका निकटतम ग्रह, पृथ्वी जैसा ग्रह जिसका ऊंचा पर्वत। तो डिंकी नेस जो है वो नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने हाल ही में खोजा है और ये जो है वो एक क्षुद्र ग्रह है और उसका उपग्रह है, ठीक है। और इसके नाम की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने डिंकी नेस के उपग्रह के लिए सेलम नाम को मंजूरी दी है, जो इथोपियाई भाषा में जिसका अर्थ होता है शांति, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या है 23, उसे समझते हैं। कैंसर के उपचार से संबंधित टैबलेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दवा इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC द्वारा विकसित की गई है। इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की मंजूरी मिल गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए क्या कह रहा है, यदि हम बात करें कैंसर के उपचार से ओटोसाइट टैबलेट के बारे में, तो परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिक और मेसर्स IDRS लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बंगलौर ने एक टैबलेट विकसित की है, ठीक। तो उस टैबलेट का नाम क्या है? उस टैबलेट में भाभा परमाणु विज्ञान के टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई कैंसर प्रशिक्षण अनुसंधान शिक्षा के लिए उन्नत केंद्र नवी मुंबई को रेडियोथेरेपी के दुष्प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से ये बनवाई गई है। तो रिसर्च ऑन कैंसर द्वारा विकसित नहीं, ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई। इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की मंजूरी मिल गई है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? बी हमारा जो है वो सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। किस पर चलें? 24 पर चलते हैं। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। पुरस्कार हेतु पात्रता के लिए लेखक को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। पुरस्कार हेतु पात्रता के लिए साहित्यिक कृति संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से एक भाषा के तौर पर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो साहित्यिक सम्मान पहला दिया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो यदि हम साहित्यिक अकादमी पुरस्कार के बारे में बात करें तो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो है वो कौन सा नंबर का है? वो आपका दूसरा पुरस्कार है। अगर हम यहाँ पे सर्वोच्च पुरस्कार के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा मित्रों ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा। क्या होगा? ज्ञानपीठ, यानी पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। या अगला स्टेटमेंट की अगर हम बारे में बात करें तो अगला स्टेटमेंट इसको भारत का लेखक होना आवश्यक है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? तीसरा, कि यहाँ 22 भाषाओं के बारे में बात की गई है, तो अकादमी उपराप्त भाषाओं के पर बात की गई है। तो ये 22 भाषाओं के अलावा साहित्यिक अकादमी अंग्रेजी भाषा को भी चुनता है, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी केवल एक सही है। ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, क्या 5 पर, सॉरी 25 पर देखते हैं क्या कह रहा है 25।
अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। क्रायोजेनिक रॉकेट, प्रणोदक इंजन, रहने वाली योग्य कक्षीय मॉड्यूल, जीवन समर्थन प्रणाली, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, तरल चालित रॉकेट इंजन, कर्मी दल निकासी प्रणाली। उपरोक्त में से कितनी तकनीकें इसरो के लिए नवीन हैं, इनका प्रयोग गगनयान कार्यक्रम के लिए किया जाएगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो मित्रों क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष उड़ान के लिए, तो मित्रों ह्यूमनेट अंतरिक्ष उड़ान के लिए प्रौद्योगिकी पर विचार कीजिए। तकनीकें हैं जो गगनयान कार्यक्रम में शामिल हैं। तो गगनयान कार्यक्रम में यदि हम बात करें ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल ये किया जा रहा है, कर्मी दल निकासी दल ये किया जा रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें रहने योग्य कक्षीय मॉडल किया जा रहा है, जीवन समर्थन प्रणाली ये किया जा रहा है, चालक दल और चयन प्रशिक्षण, ठीक, चालक दल और चयन प्रशिक्षण, तो ये जो हैं बाकी की ये कार्यक्रम वहाँ पर शामिल नहीं हैं। तो कितने शामिल हैं? 4 इसमें से शामिल हैं। इन 4 के अलावा मित्रों चालक दल चयन प्रशिक्षण संबंधित चालक दल प्रतिनिधि गतिविधियाँ शामिल हैं, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है? भारत में बलात् श्रम उन्मूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने बलात् श्रम के सबसे खराब रूपों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन में पुष्टि की है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में क्या की है? पुष्टि की है। ये बात बिल्कुल सही है। 2025 तक बलात् श्रम के सबसे खराब रूपों का उन्मूलन सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा है, ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा है। ये भी बात बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 24 में किसी भी कारखाने, खदान में संकट परियोजना में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो यदि हम आर्टिकल 24 के बारे में बात करें तो ये बलात् श्रम के बारे में बात करता है। यहाँ पर आयु की कोई बात नहीं की गई है। बलात् श्रम या शोषण के अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ऊपर के दोनों सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द ग्लोबल क्लाइमेट 2011-20 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? ये बताइए। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो यह अगर हम बात करें ये जो प्रकाशित की जाती है तो ये UNEP द्वारा नहीं बल्कि वर्ल्ड मौसम ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व विज्ञान संगठन के अंतर्गत, मौसम विज्ञान संगठन के अंतर्गत, वेदर संगठन के अंतर्गत प्रकाशित की जाती है। UNEP के अंतर्गत नहीं, पहला गलत। 2011-20 के दशक को महासागर दोनों ने अब तक सबसे गर्म दशक के रूप में दर्ज किया गया है। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। अब तक सबसे गर्म दशक के रूप में बताया गया है। दूसरा, 2011-20 के दशक में अंटार्कटिक ओजोन छिद्र ना कम हुआ और ना ही उल्लेखनीय रूप से बढ़ा। तो यदि हम ओजोन छिद्र के बारे में यहाँ पर बात करें तो ओजोन छिद्र जो है इस दशक के दौरान क्या हुआ है? इस दशक के दौरान अवधि में ओजोन छिद्र कम हो गया है, जिसका श्रेय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को गया है। यानी और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, केवल एक सही, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या है 28? इसे देखते हैं। UNFCCC के कक्षकारों के सम्मेलन में COP28 के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। COP28 घोषणा का लक्ष्य 2050 तक नवीकरणीय ऊर्जा के वैश्विक स्थापित क्षमता को 3 गुना करना है। जलवायु प्रेरित आपदाओं से प्रभावित देशों को आर्थिक रूप से मदद करने के उद्देश्य से हानि और क्षति कोष का संचालन किया गया है। भारत सहित 100 देशों को एक समूह में 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को 30% तक कम करने की स्वैच्छिक प्रतिबद्धता बताई गई है। यहाँ पर कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम कथन के बारे में बात करें तो कौन सा कथन सही होगा? तो COP28 घोषणा का लक्ष्य 2050 तक नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना है। तो यहाँ पर यदि बात करें 2028 का लक्ष्य 2030 तक 7 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकने की बात की गई है, ठीक है, न कि
2050 का आह्वान किया गया है। कब तक कर गई है? 2030 तक। तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। जलवायु प्रेरित आपदाओं के प्रभावित देशों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए ये बात बिल्कुल सही है। भारत सहित 100 देशों के एक समूह ने 2030 तक अपने मीथेन उत्सर्जन को 30% तक कम करने की बात कही है। तो भारत सहित कई देशों ने मीथेन उत्सर्जन को की कटौती के आदेश का बेहद विरोध किया है, क्योंकि इसका एक प्रमुख स्रोत कृषि है। तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हालांकि 100 देशों के एक समूह ने 21 से 30 तक अपने मीथेन उत्सर्जन को 30% कम करने की बात की गई है। भारत जैसे देशों ने ऐसी बात अभी नहीं की है। तो कौन सा सही है? केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ग्लोबल कूलिंग प्लेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे संयुक्त अरब अमीरात और कूल कोएलिशन द्वारा UFCC के COP28 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य वर्ष 2050 तक वैश्विक शीतलन संबंधी उत्सर्जन को 68% कम करना है। भारत इन देशों में से एक है जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो कथन यहाँ पर बात की गई है, कौन कौन से कथन सही हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात कूल कोएलिशन के द्वारा COP28 लॉन्च किया है, सही है। इसका उद्देश्य 2050 तक वैश्विक शीतलन 68% कम करने का है, ये भी सही है। भारत उन दोनों में से एक है जिसने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत उन देशों में से एक नहीं है क्योंकि भारत ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं। ऑप्शन कौन सा सही है? बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रत्यक्ष वायु अवशोषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कर्षण, परावर्तन, पेंट के साथ संरचनाओं का रंग रोगन, समुद्री मेघों के परिवर्तनशीलता और गढ़ना को अवरक्त अवशोषण करने वाले मेघों के निष्कर्षण, निचले समताप मंडल और एरोसोल के अंतःक्षेपित करना, पुनर्रोपण, कितनी तकनीकें जलवायु अभियांत्रिकी के अंतर्गत आती हैं? तो ये जो सारी तकनीकें हैं वो जलवायु अभियांत्रिकी के अंतर्गत आती हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन हमारा जो है वो सही है। यानी ऑप्शन कौन सा है? डी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या है 31? इसे देखते हैं। गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों सहयोग से केंद्रीय भूजल बोर्ड GCGWB द्वारा समय समय पर यह आकलन रिपोर्ट जारी की जाती है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट में पिछले वर्ष की तुलना में भूजल पुनर्भरण में कमी दर्ज की गई है। देश में कुल वार्षिक भूजल दोहन कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण से अधिक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें यहाँ पर सही हैं? केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से केंद्रीय भूजल समय समय पर आकलन रिपोर्ट जारी की जाती है, सही है। 23 की रिपोर्ट पिछले वर्ष की तुलना में कमी दर्ज की गई है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 23 की तुलना में पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर कमी नहीं दर्ज की गई है। देश में कुल वार्षिक भूजल दोहन वार्षिक भूजल पुनर्भरण से अधिक है। तो ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही नहीं है। पुनर्भरण पहले की अपेक्षा कम हुआ है, यानी ये भी बात क्या है? गलत है। केवल एक सही, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में कलाकण मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व में खोजी गई नई प्रजाति इम्पेतिंस कारुसाम्य निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? मीठे पानी के उभयचर की, मीठे पानी के मछली की, पुष्पीय पौधे की, पश्चिमी घाट के स्थानिक पक्षी की। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये एक तरह से पुष्पीय पौधे की क्या है? प्रजाति है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या है? मल्टी फंक्शन क्रिप्टो एसिड्स इंटरमीडिएरीज MCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है MCI? MCI ऐसी कंपनियां हैं जो मुख्य रूप से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के संचालन पर केंद्रित क्रिप्टो आधारित सेवाएं, उत्पादों और कार्यों की पेशकश करती हैं। उनके राजस्व का मुख्य स्रोत प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न लेन देन शुल्क है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट मित्रों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति का मौलिक बल नहीं है? जो प्रकृति का मौलिक बल नहीं है, ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल परमाणु बल। तो भौतिक में 4 मौलिक बल का वर्णन है, जो ऐसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और दुर्बल परमाणु बल। घर्षण बल कोई बल नहीं होता है, बल्कि इन्हीं का बदला हुआ रूप होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या है 35? इसे समझते हैं। क्या है? 90 किलो का वजन वाला एक व्यक्ति एक लिफ्ट के अंदर है। जैसे ही लिफ्ट भूतल से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है तो द्रव्यमान उसका बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऊपर की ओर बढ़ने लगती है तो उस समय द्रव्यमान जड़ता का मात्रात्मक माप है, जो सभी पदार्थों का मौलिक गुण है। वास्तव में वह प्रतिरोध है जो पदार्थ को कोई पिंड किसी बल के प्रयोग करके गति या स्थिति में परिवर्तन में आवश्यक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उसका वजन समान रहेगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। प्लास्टिक से बना एक क्यूब एक तरल पुल में तैर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ क्यूब के अधिकतम भाग को तरल के ऊपर रहने की अनुमति देता है? ए लवणीय जल, बी नमकीन घोल, सी पेट्रोल, डी सरसों का तेल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका नमकीन घोल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है 37? उसे समझते हैं। निम्नलिखित में किस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना घटित होने की सर्वाधिक संभावना है? वायु से जल में जाने वाली एकवर्णी पीली प्रकाश किरण, जल से कांच तक जाने वाली एकवर्णी लाल प्रकाश किरण, वायु से कांच तक जाने वाली एकवर्णी लाल प्रकाश किरण या जल से वायु में जाने वाली एकवर्णी पीली प्रकाश किरण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायु में जाने वाली एकवर्णी पीली प्रकाश किरण, ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसी माध्यम जैसे जल या कांच के भीतर प्रकाश की किरण आसपास की सतहों से वापस माध्यम में पूर्ण परावर्तित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के तौर पर देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन दो पारदर्शी माध्यमों के बीच की सीमा पर होता है, जो उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम से प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण के से अधिक आपतन कोण पर दूसरे माध्यम की ओर मुड़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या है 38? इसे समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुदैर्घ्य तरंगें जल और स्टील दोनों में संचरण होती हैं। बिल्कुल सही है, दोनों में। डॉपलर प्रभाव केवल अनुदैर्घ्य तरंगों में होता है। तो यदि हम बात करें, जब ध्वनि स्रोत श्रोता के बीच में अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि सुनाई पड़ती है जिसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होगी। इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है। डॉपलर प्रभाव, कोई व्यक्ति बजाते हुए हॉर्न के पास आता है, ठीक, तो यहाँ पर ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, तो यहाँ पर आपकी अनुप्रस्थ तरंगों के में देखा जाता है। ये बात निहायत ही गलत है, जबकि पहली बात सही है। यानी कौन सा सही होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी प्रयोग से अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर परमाणु प्लम पुडिंग मॉडल प्रस्तावित किया। परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान
हमेशा मुक्त न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग से कम होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, रदरफोर्ड ने पन्नी के प्रयोग से अल्फा के कण रदरफोर्ड मॉडल ने भौतिक वैज्ञानिक सर जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग परमाणु मॉडल का स्थान ले लिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्लम पुडिंग की गई। ये बात क्या है? गलत है। तो दूसरी बात क्या है? सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्या है 40 उसे समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी खोज से प्रकाश का एक नया कण का सिद्धांत तैयार हुआ। इसमें प्रत्येक प्रकाश कण को प्रकाश की आवृत्ति के आधार पर ऊर्जा की निश्चित मात्रा माना गया है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को समझाने के लिए आइंस्टीन को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि फोटो इलेक्ट्रिक से संबंधित बात है तो उसे समझते हैं। तो ये खोज प्रकाश के नए कण का सिद्धांत तैयार हुआ, तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव से। ठीक है, और इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी आइंस्टीन को दिया, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। प्रबलित कंक्रीट छत, मनुष्य अस्थि, ढलवे लोहे का सिलिका ब्लॉक, प्लाईवुड, एल्युमिनियम शीट, ग्लास फाइबर, प्रबलित पॉलीमर। उपरोक्त में से कितनों को मिश्रित सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर किसे किसे वर्गित किया जाएगा? तो मित्रों, ढलवा लोहे का सिलिका ब्लॉक वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम की शीट वर्गीकृत की जा सकती है। ठीक है, मिश्रित सामग्री के उदाहरण हैं। मानव अस्थि एक मिश्रित पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी प्लाईवुड, प्रबलित कंक्रीट छत, ठीक है, ये आपके प्रबलित कंक्रीट छत एक मिश्रित सामग्री है जिसका सर्वाधिक उपयोग, ये भी सही है। ठीक, प्लाईवुड और ग्लास फाइबर ये मिश्रित नहीं हैं, यानी कितने सही हैं? 4 सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या है 42? क्यूबिट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वांटम बिट में क्लासिकल बिट के विपरीत 2 अलग अलग अवस्थाओं या कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। क्वांटम बिट्स सुपरपोजिशन अवस्था में मौजूद हो सकते हैं या अन्य क्वांटम बिट्स के साथ एंटेंगल्ड हो सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त कथनों में से केवल दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? सही होगा, जबकि पहला जो है गलत है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। दृश्यमान प्रकाश, इलेक्ट्रॉन, एक्सरे, न्यूट्रॉन। उपरोक्त में से कितने तत्व विवर्तन की घटना प्रदर्शित करते हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये सभी 4 इलेक्ट्रॉनिक विवर्तन की घटना प्रदर्शित करते हैं, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? डी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या है 44? उसे देखते हैं। लंबे अर्धायु वाले रेडियो नाभिक अल्फा और बीटा उत्सर्जक की भांति कार्य करते हैं, जो उनके प्रबंधन को आसान बनाता है। कोई समस्थानिक जितना अधिक रेडियोधर्मी होता है, उसका क्षय उतना ही धीमा होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, लंबे अर्धायु रेडियो नाभिक अल्फा बीटा उत्सर्जक की भांति कार्य करते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कोई समस्थानिक जितना अधिक रेडियोधर्मी, क्षय उतना ही नहीं, उतना तेजी से होता है, धीमा नहीं होता है, तेज होता है, यानी पहला सही, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या है 45?
कार्बन पृथक्करण के सिद्धांत में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पादपों, मृदा, भूगर्भिक संरचनाओं और महासागर कार्बन को दीर्घकालिक भंडारण है। यह प्राकृतिक रूप से मानव जनित गतिविधियों के माध्यम से होता है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। जब कोई प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो अनिवार्य रूप से उससे जुड़ी पादप एवं जंतु प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। यह घटना निम्नलिखित में से किस पादप को संदर्भित करती है? कैस्केडिंग कोलैप्स, सह विलुप्तता, डोमिनो प्रभाव या निकेत प्रभाव? तो यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये कहलाती है आपकी सह विलुप्तता, क्योंकि इसमें अनिवार्य रूप से जुड़ी पादप और प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। वर्सिलोन कॉन्वेंशन में समुद्री सुरक्षा विशिष्ट पहलुओं को संबोधित करने वाले 7 प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल संबद्ध नहीं है? मत्स्य ग्रहण के धरणीय प्रथाओं के प्रोटोकॉल, तेल रिसाव की स्थिति के निराकरण और आपातकाल पर प्रोटोकॉल, समेकित तटीय क्षेत्र प्रबंधन पर प्रोटोकॉल, प्रदूषण के भूमि आधारित स्रोतों पर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या है 48? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कपीड़क शब्द का परिभाषित करता है और उन प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें कपीड़क घोषित किया जा सकता है। कपीड़क के रूप में वर्गीकृत प्रजातियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 4 में रखा गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो ये दोनों बातें मित्रों बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि कपीड़क को 1972 की सूची 6 में नहीं बल्कि सूची 5 में रखा गया है। किस में रखा गया है? सूची 5 में, यानी ये गलत है। वन्य जीव संरक्षण 1972 में कपीड़क शब्द को परिभाषित किया गया है। तो ये अगर हम बात करें तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 62वीं धारा द्वारा परिभाषित किया गया है। ठीक है, 1972 में नहीं, 62वीं धारा, यानी ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पेट्रो फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वे पौधे हैं जो पेट्रोल के पूरक के रूप में पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन करते हैं। हाइड्रोक्रैकेबल हाइड्रोकार्बन से भरपूर उत्पाद को बायोक्रूड कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसे ऐसी बात कही गई है, तो ये जो होगा, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या है? जलवायु परिवर्तन संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को वर्ष 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का संयुक्त पहल है। तो ये दोनों बातें क्या हैं? ये वाली बात गलत है, जबकि पहली बात हमारी बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा गुण आमतौर पर धातुओं से संबंधित नहीं है? उच्च तापीय चालकता, उच्च विद्युत प्रतिरोधकता, उच्च तन्यता, कम विद्युत ऋणात्मकता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन नहीं है, तो ये है आपकी उच्च विद्युत प्रतिरोधकता। ये धातुओं का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सिरका, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, संतरे का जूस, कार्बन डाइऑक्साइड। उपरोक्त में से कितने
जब शुद्ध जल में घोले जाते हैं तो परमाणु घोल के pH में कमी आएगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से घोले जाएं, तो pH संख्या 7 में तटस्थ pH का मान कहा जाता है 7 से कम अम्ल और 7 से ज़्यादा क्षार हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सिरका और संतरे का रस प्राकृतिक रूप से अम्लीय है, क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड और साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो इसके मान में क्या करना है, घोले जाते हैं तो किसमें कमी और किसमें तेज़ी आएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड घोलने पर निम्न अम्लीय कार्बनिक एसिड निर्मित होंगे और इस प्रकार pH मान कम हो जाएगा। तो सिरका और संतरे के जूस में तो हो ही गया। बेकिंग सोडे और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी घुलने से pH मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। घुलने से pH मान में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जल में कार्बन डाइऑक्साइड घोलने पर अम्लीय एसिड निर्मित होगा जिससे pH मान कम हो जाएगा, यह वायुमंडल में। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसमें कम हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा, सॉरी इसमें बढ़ जाएगा, इसमें कम हो जाएगा और इसमें, यहाँ पे और यहाँ पे बढ़ेगा। तो कितने हैं, 3 हैं, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, क्या है, कार्बन के अपर रूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन बंध हीरे की तुलना में अधिक मजबूत होता है। ग्रेफाइट का गलनांक हीरे से अधिक होता है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन बंध हीरे की तुलना में अधिक मजबूत होता है, ये बात बिल्कुल सही है। गलनांक हीरे की अपेक्षा अधिक होता है, ये बात गलत है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, एक हमारा जो है वो सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो होगा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दमित्री मेंडलीव ने आधुनिक आवर्त सारणी का विकास का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है, दमित्री मेंडलीव आवर्त सारणी इस विचार पर आए कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें आवर्त नियम तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के नहीं बल्कि परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, यानी ये बात गलत जबकि ये बात सही, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्या कह रहा है 55, जल में ठोस पदार्थों के घुलने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विलेय परमाणु अणुओं के बीच के बंधों को तोड़ना एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। विलेय और जल के अणुओं के बीच के बंधन का निर्माण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। जल में किसी ठोस को स्वतः स्फूर्त विघटन हमेशा ऊष्माक्षेपी होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उसमें से कितने कथन सही हैं, तो विलेय परमाणु बंधनों को तोड़ना ऊष्माशोषी सही है। विलेय और जल के अणुओं के बीच बंधन को ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, ये भी सही है। जल में निकासी ठोस स्वतः स्फूर्त विघटन हमेशा ऊष्माक्षेप, ये कोई कंपलसरी नहीं है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या है, सामान्यतः उपयोग की लाई जाने वाली प्लास्टिक पर विचार कीजिए। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट, टेरिलिन, टेफ्लॉन या पॉलीस्टाइरीन उपरोक्त में से कितने थर्मोप्लास्टिक की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें से कितने थर्मोप्लास्टिक की श्रेणी में आते हैं, इसमें यदि हम बात करें तो कौन कौन से आते हैं। प्लास्टिक ऊष्मा के संपर्क में आने पर व्यवहार के आधार पर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें थर्मोप्लास्टिक के बारे में तो पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलीस्टाइरीन थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन हो गया। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये थर्मोप्लास्टिक है और टेफ्लॉन थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, बेकेलाइट और आपका टेरिलिन ये थर्मोलाइट हैं, यानी ये दोनों नहीं हैं। कितने हैं, 4 हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा,
बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। रिसाव का पता लगाने में सहायता हेतु द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका मिश्रण भरा जाता है? टेट्रा एथिल एसिड, एथिलीन ग्लाइकोल, मिथाइल आइसोसाइनेट या एथिल मरकैप्टन। तो यहाँ पर यदि बात करें एलपीजी में मुख्य रूप से प्रोपोन की थोड़ी मात्रा के साथ ब्यूटेन और आइसोब्यूटोन का मिश्रण होता है। यह पेट्रोलियम गैस है जिसमें संपीड़न की तरह द्रवीकृत किया जाता है और लोहे के सिलेंडर में संग्रहित किया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है और इसमें एथिल मरकैप्टन की तीक्ष्ण गंध आती है, ठीक है, जिससे इसके रिसाव के बारे में पता चले। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्या है? एक आदर्श गैस को पूरी तरह से तापरोधी कंटेनर में संपीड़ित किया जा रहा है। कंटेनर में दबाव बढ़ने से गैस गर्म हो जाती है। यहाँ निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का वर्णन हो रहा है? समदाबीय, समायतनिक, समतापीय या रुद्धोष्म। ठीक है, तो किसका हो रहा है वर्णन? तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो गर्म और गैस हो जाती है, तो इसके वर्णन जो है वो रुद्धोष्म प्रक्रम का है जो अचानक से हो रहा है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्या है 59? इसे देखते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे फ्लेयरिनबर्ग से संबंधित हैं। एकल दीवार वाले कार्बन नैनो ट्यूब की पार्श्विक दीवारें ग्राफीन शीट से बनी होती हैं। कार्बन नैनो ट्यूब में विद्युत चालकता अधिक होती है, लेकिन हीरे में तुलना में तापीय चालकता कम होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन है आपका कौन सा? फ्लोरीनबर्ग से संबंधित हैं। किससे? फ्लोरीनबर्ग से संबंधित हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? SWNT पार्श्व दीवारें ग्राफीन की शीट की बनी होती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। कार्बन नैनो ट्यूब विद्युत चालकता अधिक होती है, लेकिन हीरे की तुलना में तापीय चालकता कम होती है, ये बात क्या है? गलत है। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं। ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या है? निम्नलिखित में से किस समूह के यौगिक में ऑक्सीजन की अणु नहीं पाए जाते हैं? ए अल्कोहल में, ईथर में, हेले एल्काइन में या कीटोन में। तो अल्कोहल ऑक्सीजन के अणु हेले एल्केन में नहीं पाए जाते हैं। किस में नहीं पाए जाते हैं? हेले एल्केन में। ठीक है, अल्कोहल में OH होता है, ईथर में O होता है, लेकिन इसमें O नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या कह रहा है 61? इसे देखते हैं। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्यक्रम भारतीय लघु उद्योग विकास संघ बैंक सिडबी द्वारा शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत बैंकों में SHG के लिए बचत खाता खोलने की अनुमति है। ग्राहक आधार पर पहुंच के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा लघु वित्त कार्यक्रम है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर जो बातें हैं उसमें चलते हैं। तो यह कार्यक्रम लघु विकास बैंक सिडबी द्वारा किया जाता है? नहीं। यह कार्यक्रम अगर हम बात करें तो यह बैंक लिंकेज जो है वो नाबार्ड द्वारा ऑपरेट होता है। ठीक है, ये गलत। दूसरा, इस कार्यक्रम के तहत बैंकों में बचत खाता है, बिल्कुल सही। ग्राहक के आधार और पहुंच पर मामले में दुनिया का सबसे बड़ा लघु वित्त है, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या है 62? बाली यात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित है? बाली यात्रा की अगर हम बात करें तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। तो बाली यात्रा जो है वो किस राज्य में है? तो वो है जो आपकी वो बाली यात्रा। बाली इंडोनेशिया के द्वीप में शाब्दिक अर्थ होता है और यह यात्रा जो है वो उड़ीसा में आयोजित की जाती है। कहाँ पर? उड़ीसा में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
63 S-400 ट्राइब्स मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूएसए द्वारा विकसित सबसे उन्नत टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस प्रणाली है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो ये अमेरिका द्वारा नहीं बल्कि रसिया द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? रसिया द्वारा है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। यह प्रणाली आकाश में 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। तो यह प्रणाली 30 किलोमीटर से 400 किलोमीटर, 30 से कितना 400, तो ये भी क्या है यहाँ पर गलत है, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्या कह रहा है 64, उसे समझते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ऑरा संबंधित है भारत का स्वदेशी रूप से विकसित मानव रहित हवाई वाहन, एक इजरायली राडार प्रणाली, भारत और जापान के बीच एक रक्षा सहयोग, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित एयर ड्रॉप करने योग्य कंटेनर। तो ऑरा के बारे में बात करें, कौन सा क्वेश्चन सही होगा इसमें ऑप्शन? तो यहाँ पर मित्रों ये हम बात करें भारत का स्वदेशी विकसित मानव रहित हवाई वाहन ऑरा कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या कह रहा है 65, उसे समझते हैं हम लोग। क्या है? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PSLV ध्रुवीय कक्षा भू अवलोकन या सुदूर संवेदी उपग्रहों से संबंधित होता है। ठीक है, समझे। नेक्स्ट चलते हैं, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। अगला स्टेटमेंट PSLV का उपयोग कम द्रव्यमान वाले उपग्रहों के लिए होता है, जबकि जियो सिंक्रेंसिक ट्रांसफर ऑर्बिट GTO प्रक्षेपित में किया जाता है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। GSLV संचार उपग्रह 33,000 किलोमीटर द्वारा जियो सिंक्रेंस वर्ट्स के द्वारा स्थापित की जाती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या कह रहा है 65, इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पुनः संयोजक DNA का वर्णन करता है? क्या है जरा देखते हैं। ऑप्शन ए विभिन्न स्रोतों से DNA के कृत्रिम संयोजन को संदर्भित करता है जिससे एक नया DNA अनुक्रम निर्मित होता है। यह एक पद है जिसका उपयोग एक ही जीवन के अंदर स्वाभाविक रूप से होने वाली DNA विविधताओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसमें बिना किसी कृत्रिम संयोजन के एकल स्रोत से DNA का निष्कर्षण शामिल है। यह DNA फिंगरप्रिंट्स और प्रोफाइलिंग फॉरेंसिक विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली तकनीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, पहला स्टेटमेंट हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। भारत में परमाणु ऊर्जा की उत्पादन क्षमता पवन ऊर्जा से अधिक है। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। भारत में यूरेनियम के भंडार केवल झारखंड और आंध्र प्रदेश राज्यों में पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, कि 3 और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो क्या कहा जा रहा है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन पवन ऊर्जा अधिक है क्षमता। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा की उत्पादन क्षमता पवन ऊर्जा से अधिक है। ये बात गलत है। परमाणु ऊर्जा से जो उत्पादन होता है वो हमारा 3.2 ही है। ठीक है, तमिलनाडु में कुडनकुलम ऊर्जा संयंत्र रूस के सहयोग से बनाई गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है। भारत यूरेनियम भंडार में केवल झारखंड और आंध्र प्रदेश राज्यों में पाए जाते हैं। यूरेनियम भंडार के बारे में यदि हम बात करें तो झारखंड आंध्र प्रदेश में यूरेनियम के एकमात्र राज्य नहीं है, बल्कि मेघालय, राजस्थान, यहाँ कर्नाटक, यहाँ भी पाए जाते हैं। यानी ये स्टेटमेंट गलत। केवल एक सही ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है 68, निम्न परिस्थिति में क्या है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह प्रकृति में चक्रीय हैं। एक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे ऊपरी पोषी स्तर पर उपलब्ध उपयोग हेतु ऊर्जा सभी पोषी स्तरों में सदैव सबसे कम होती है। उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट पोषी स्तर के माध्यम का चक्रीय प्रक्रम नहीं होता है, बल्कि
नीचे वाला स्तर होता है उससे कम ऊर्जा पहुंचती है पहले वाले स्तर से उस नीचे वाले में, तो स्टेटमेंट दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्या है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार और हमें भी कराइए। झूम और स्थानांतरित कृषि से प्रभावित भूमि को एवं वनस्पति और वन का पुनर्जनन प्राथमिक अनुक्रमण का एक उदाहरण है। ये बात कैसी है? ये बात मित्रों सही नहीं है। वनों का ह्रास होता है बल्कि उसका पुनर्जनन नहीं होता, ये बात गलत। प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में द्वितीयक अनुक्रमण अपेक्षाकृत तीव्र होते हैं, ये बात क्या है? ये बात बिल्कुल जो है सही है। प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में कीटस्टोन प्रजातियां वे हैं जो भूमि बंजर क्षेत्र में प्राथमिक अनुक्रमण की प्रक्रिया के स्वरूप करती हैं, ये भी बात क्या है? गलत है। यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, प्लैंकटन की गति करने की क्षमता सीमित होती है और यह ज्वार और धाराओं द्वारा प्रवाहमान होते हैं। क्या होते हैं? प्रवाहमान होते हैं। प्लैंकटन पौधे प्लैंकटन की गति क्षमता सीमित होती है और ज्वार और धाराओं द्वारा प्रवाह होता है। प्लैंकटन प्राणी जगत दोनों के भाग हैं, बात सही है। प्लैंकटन सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में, ये तीनों स्टेटमेंट मित्रों क्या है? बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या है 71? उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है, सॉरी। तो स्वस्थानीय होता क्या है? ऐसे प्रणाली होती है जिसमें पौधे की प्रजाति और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण से उसी स्थान में संरक्षित किया जाता है। जैसे आपके वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान हो गए, जैसे आपके अभयारण्य हो गए, जैसे आपके आरक्षित वन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर वनस्पति उद्यान वो आपके स्वस्थान के अंतर्गत नहीं आते हैं, बाकी ये तीनों आते हैं। यही नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या है 72? उसे देखते हैं। प्रजाति निम्नलिखित मानदंडों विचार कीजिए। प्रजाति की भौगोलिक सीमा समय के साथ प्रजाति की संख्या के आकार में कमी, जंगल में विलुप्त होने की मात्रात्मक विशेषण आधारित संभावना, संख्या का छोटा ठीक है, संख्या का छोटा आकार और गिरावट, किसी विशेष प्रजाति में समर्पित संरक्षण प्रयासों की संख्या, वैश्विक बीज भंडार और प्रजाति संरक्षण की स्थिति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात मापदंड में होगा, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर मित्रों जनसंख्या के आकार में कमी, ठीक है। पहला क्या है? जनसंख्या के आकार में कमी हुई हो, घटना की सीमा के अधिभोग क्षेत्र के रूप में भौगोलिक सीमा की बात की जाती है, ये सही है। समय के साथ प्रजाति की आकार में कमी हो, ये भी सही है। जंगल के विलुप्त होने की मात्रात्मक विश्लेषण आधारित संभावना हो, ठीक है। सूक्ष्म जनसंख्या क्षेत्र में और उसमें गिरावट, संख्या के आकार और गिरावट, किसी विशेष प्रजाति के लिए समर्पित संरक्षण प्रयासों की संख्या, वैश्विक बीज भंडार प्रजाति संरक्षण की स्थिति, सूक्ष्म जनसंख्या क्षेत्र और उसमें गिरावट, काफ़ी कम या प्रतिबंधित जनसंख्या में संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें किसी विशेष प्रजाति, तो यहाँ पर ये भी बात सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा जो है
वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। डॉल्फिन में लंबी चोंच और शंकु के आकार के दांत होते हैं। डॉल्फिन पेरोपाइस तुलना में अधिक मुखर होते हैं। डॉल्फिन का झुका हुआ या घुमावदार पृष्ठीय पंख पेरोपोइस त्रिकोणीय पृष्ठीय पंख से भिन्न होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो डॉल्फिन के संबंधित ये तीनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, कौन से हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। जस्ट ट्रांजिशन एंड मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम निम्नलिखित में से किसके तहत स्थापित किया जाना है। ठीक है, किसके तहत स्थापित किया जाना है, इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन में क्या बोला है, UNFCCC COP26, UNFCCC COP24, 7 से FCC COP21, 22। तो ये किया जाना UNFCCC COP27 के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 75, ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस के बीच एक वार्षिक सहयोग है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए विश्वव्यापी सहयोग बढ़ाने है। तो यहाँ पर कौन सी बातें सही हैं मित्रों, तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ाना, कम करना है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। पूर्वी हिमालय की तलहटी में तोरसा नदी के पर स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ भारत एक सींग वाले गैंडे का सबसे अधिक आबादी है। वर्णित विशेषताओं में समाहित करने वाले राष्ट्रीय उद्यान को पहचानिए। तो ये इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है मित्रों। तो जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, गेरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, मानस या नेवारा। तो ये है आपका जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, जलदापाड़ा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या है, अचान कमाल अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महादेव की पहाड़ी श्रृंखलाओं से लेकर विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मिलन बिंदु तक त्रिकोणीय आकार में फैला हुआ है। यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। यह एक पवित्र स्थान है जहां से नर्मदा, लोहिया और सोन नदियां निकलती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो यहाँ पर जो बात सही है वो पवित्र स्थान जहाँ नर्मदा जोहिला निकलती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बल्कि ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। निम्नलिखित में कौन सी भारत की आक्रामक विदेशज प्रजाति नहीं है। जलकुंभी, एलिफेंट ग्रॉस, कॉमन क्रॉप, सीसम। तो ये जो है आपकी अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित नहीं है, ये सीसम से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 79, उसे समझते हैं। भारत में वाणिज्यिक अभ्यारण्य उद्यानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, राज्य सरकारों का कुछ क्षेत्रों में वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करने का अधिकार है। वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों में पशुओं को चराने की अनुमति है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 में कुछ क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राज्य सरकारों कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, ये बात बिल्कुल गलत है। राज्य सरकार ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये क्या कह रहा है, राष्ट्रीय उद्यान वन्य अभ्यारण्य घोषणा कर राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा के लिए कहा जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान दोनों पशुओं को चराने की अनुमति होती है, तो इसे पशुओं की चराने की अनुमति नहीं होती है। 1986 के तहत नहीं, ये 1972 के तहत किया जाता है। ये बात गलत, केवल एक सही, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 80, उसे देखते हैं। ये भारत के पूर्वोत्तर भागों में अप्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं।
ठीक है। तापानुलाली आरंगुट को सभी ग्रेट क्रॉप्स एप्स प्रजातियों में सर्वाधिक लुप्तप्राय प्रजाति है, ये बात सही, जबकि पहली बात गलत, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। शैलेश नायक समिति का प्राथमिक अधिदेश था तटीय नियामक क्षेत्र अधिसूचना 2009 की समीक्षा करना, तटीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, CRZ विनियमों को कार्यान्वयन में सुधार करना, CRZ अधिसूचना 2011 संबंधित मुद्दों की जांच करना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सही होगा वो कौन सा सही होगा? आदेश था CRZ अधिसूचना 2011 के संबंधित मुद्दों की जांच करना। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 82, क्या कह रहा है? शुद्ध शून्य ऊर्जा भवनों के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या है शुद्ध शून्य ऊर्जा भवन? ऐसे भवन जो अपने द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ठंडी जलवायु क्षेत्रों में दक्षिण मुखी इमारतों इस तरफ बनी विशाल खिड़कियां निष्क्रिय और लाभ के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न कर सकती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। दोनों स्टेटमेंट तो सही, उपरोक्त में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83, पर्यावरण के आकलन के अनुसार परियोजना के संभावित प्रभावों जैसे प्रभावों के क्षेत्र में समन की संभावनाएं, निगरानी, EIA के आवश्यक विवरण का स्तरण पहचान कीजिए, स्कोपिंग, प्रभावांकलन, सार्वजनिक भागीदारी या पर्यावरणीय प्रभाव, तो ये होती है आपकी स्कोपिंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्या है 84? राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शासित है। यह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 पर आधारित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए उन्नति और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो जो स्टेटमेंट सही है पहला, ये पहला कतई सही नहीं है, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नहीं बल्कि इसको विद्युत मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? विद्युत ऊर्जा संरक्षण 2001, ये सही और ये भी सही, यानी ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज NFCS के संदर्भ में बताइए। भारत NFCS लागू विश्व का पहला देश है। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। UNFC लागू करने वाले पहले देश भारत नहीं है, इससे पहले चीन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम भी कर चुके हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण वो NFCS नोडल एजेंसी है। तो इसके नोडल एजेंसी के बारे में बात करें तो भारत का मौसम विज्ञान विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। यानी कौन है इसकी नोडल एजेंसी? IMD। ठीक है, कौन है? IMD, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ये बात गलत है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्या है 86? हरित राज्य अधिकरण संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। भारत का एकमात्र देश है जिसने के पास पर्यावरणीय विवादों को सुलझाने के लिए विशेष अधिकरण है। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। तो यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 2008 में नहीं, कब हुई थी? 2010 में, यानी पहला गलत हो गया। NGT की स्थापना भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, न्यूजीलैंड के बाद भारत में हुई है, पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुई थी, ये भी बात गलत हो जाएगी। इसका न्यायाधीश जो होता है, इसका अध्यक्ष की नियुक्ति CJI के परामर्श पर केंद्र सरकार करती है। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अधिकरण पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी एक भी यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। बायो रेडिमेशन, गाद निकालना, पादपों को हटाना, बायो फेंसिंग, जल ग्रहण क्षेत्र उपचार, उपयुक्त में से कितनी गतिविधियाँ जलीय पारिस्थितिकी संरक्षण में राष्ट्रीय योजना का हिस्सा हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये चारों को चारों राष्ट्रीय योजना का हिस्सा हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्या कह रहा है 88? इसे 2022 में वेब आधारित पोर्टल द्वारा लॉन्च किया गया था। संस्थागत जैव सुरक्षा समिति आनुवांशिक रूप से संशोधित GMOS आयात
और निर्यात के विनिमय आवेदन निर्णय के लिए निर्धारकर सौंपा गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसे 2022 में नहीं बल्कि 2019 में लॉन्च किया गया था। पहला गलत, दूसरा सही, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? कुट्टनाड समुद्र स्तर के नीचे की भूमि कृषि प्रणाली, कोरापुट पारंपरिक कृषि, पंपरेरा केसर कृषि प्रणाली। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भारत में GIAHS के अंतर्गत, ठीक है, कैसे आगे क्वेश्चन क्या है इसे जरा देखते हैं। उपरोक्त में से कितनी संयुक्त राष्ट्र के कृषि संगठन FAO द्वारा मान्यता प्राप्त महत्वपूर्ण कृषि शामिल हैं? तो यहाँ पर ये तीनों कृषि प्रणालियाँ शामिल हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। UNFCCC किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में लॉस एंड डैमेज फंड स्थापना की गई थी? पेरिस, ठीक है, क्योटो, वार्सा या कोपेनहेगन? तो ये की गई थी 2013 में। कब की गई थी? 2013 में, वार्सा शिखर सम्मेलन में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ग्लो फॉलिंग पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कीजिए। इसका उद्देश्य जलीय प्रकृतियों स्थानांतरण को कम करना है। ये बात बिल्कुल सही है। इसकी पहल UNEP और IMO द्वारा की गई है। इसकी पहल के बारे में बात करें तो ये जो है इसको MEPC समुद्री संरक्षण समिति और IMO द्वारा किया गया है। समुद्री संरक्षण समिति द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? समुद्री संरक्षण समिति, समुद्री संरक्षण समिति यानी MEPO द्वारा, ठीक है। ये गलत, पहला सही, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्या है? हाल ही में रहे कुलसे के करपट्टनम संबंधित है। यह केरल का एक शहर है जिसे छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यानों के लिए स्पेस पोर्ट के रूप में विकसित करने की बात की जा रही। प्राचीन बंदरगाह है जो कोल्लम, चेरन और पांड बंदरगाहों के समकालीन था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो प्राचीन बंदरगाह है, जो बात बिल्कुल सही है, जबकि पहली बात बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन प्रमाणन GI टैग प्राप्त करने के लिए निम्न तीन स्वदेश उत्पाद के लिए सुखमी, खुमती चावल और तमसा वस्त्र किस राज्य में शासित प्रदेश में केंद्रित हैं? तो ये हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में। किस में हैं? अरुणाचल प्रदेश में। किस में मिले हैं? अरुणाचल प्रदेश को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्या है 94? उसे देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? देश में संरक्षित क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ रहा है। भारत में बाघ, एशियाई शेर, एक सिंग वाले गैंडे, हाथियों जैसी प्रजाति की आबादी कम हो गई है। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल भारत में हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें संरक्षित लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रही है, ये बात गलत है, बढ़ी है। और तीसरे की बात अगर हम करें तो एशिया में रामसर स्थल भारत में है, ये बात बिल्कुल सही है। 80 हो गए हैं अब रामसर स्थल बढ़कर। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंजानिया एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है, अपने विशाल वन क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। सेरेगेंटी नेशनल पार्क किलिमंजारो के पास स्थित है। तो पहला बिल्कुल गलत है। तंजानिया जो है वो पूर्वी अफ्रीकी देश है, न कि पश्चिमी अफ्रीकी देश। कौन सा है? पूर्वी, यानी पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्या है? राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के संदर्भ में यह भारतीय विदेशी अपराधियों फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रीय का कार्य भी करता है, ये बात बिल्कुल सही है। दांडिक अपराधों के साथ साथ भारत में अपराधों की भी एक सूची रखता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अनूप बर्नरवाल बनाम भारत संघ 2023 का मामला जो हाल ही में समाचारों में रहा, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है इसको देखते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है? पहला स्टेटमेंट मुख्य चुनाव आयुक्त चुनावों से संबंधित, ठीक है। भौगोलिक
समलैंगिकता व्यवहार, जीएसटी या जनजाति है, तो ये है मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्या है 98? निम्नलिखित में किस खाड़ी देश में सहयोग परिषद जीसीसी का सदस्य है? सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, यमन और इराक। तो जीसीसी के बारे में अगर हम बात करें तो सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान ये जीसीसी के सदस्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या कह रहा है 99? उसे समझते हैं। राजद्रोह के संदर्भ में बताइए। राजद्रोह के लिए धारा 124 से 1870 सर जेम्स स्टीफन द्वारा पेश किया गया संशोधन से द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ये बात की जा रही है। दूसरा, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस नेताओं को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध टिप्पणियों के राजद्रोह का सामना करना पड़ा। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन पर। क्या है? दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम को भारतीय दूरसंचार नियामक प्रणाली के अधिनियम 1997 के तहत प्रस्तावित किया है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। यूनिवर्सल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फंड नाम बदल कर डिजिटल भारत फंड की स्थापना की गई है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करें, क्या है? इसरो संवाद निपटान अपीली प्राधिकरण टेडीज की स्थापना की गई, ये बात गलत, ये सही और ये गलत, यानी एक सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 19 किया, जो कि इन्वायरमेंट और साइंस पर आधारित था। शेष पेपर भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे और इसके साथ ही अन्य संस्थानों के भी पेपर आपको प्राप्त होंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपना प्यार यूं ही हमें देते रहिए, और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना ज़रूर याद रखें, और अपने दोस्तों से भी हमारे लिंक वो हमारा चैनल को शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।